दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू जीएस फाइटर्स। दोस्तों टारगेट सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज प्रैक्टिस सेट नंबर 35 को डिस्कस करेंगे हम लोग। जैसा कि आपको पता है कि हम टारगेट सीरीज के अंतर्गत जीके और जीएस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं और ये क्वेश्चंस हमने तैयार किए हैं एग्जाम, जैसे दिल्ली पुलिस एग्जाम हो गया, उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम हो गया, इनको ध्यान में रखते हुए, और साथ में इंक्लूड रहते हैं हमारे करंट अफेयर्स के प्रश्न भी। आपको वीडियो के स्टार्टिंग में 3 से 4 प्रश्न करंट अफेयर से देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 35। और अभी तक आपने जीएस फाइटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है, जीएस फाइटर्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिए, और वीडियो पसंद ना आए तो डिसलाइक करने का भी हक है आपको, बट डिसलाइक करने से पहले आपको बताना होगा आखिर वीडियो में क्या कमी रह गई, ताकि हम उसे पूरा कर सके आने वाली वीडियोस में। ठीक है, चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 35 का पहला प्रश्न है, चुनाव आयोग ने मतदाताओं की अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए किसे अपना राष्ट्रीय आइकन बनाया है? मतदाताओं की अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए आपके ऑप्शंस हैं विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, महेंद्र सिंह धोनी। देखिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को चुनाव आयोग ने अपना नेशनल आइकॉन बनाया है वोटर्स को प्रमोट करने के लिए, वोटिंग के लिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर है इसकी डिटेल। 2024 में जो चुनाव होने हैं उसको मद्देनजर रखते हुए वोटर्स को प्रोत्साहित करने के लिए, वोट देने के लिए मास्टर ब्लास्टर क्रिकेट लीजेंड भारत रत्न से सम्मानित, आपको पता होगा 2014 में सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, उनको नेशनल आइकॉन बनाया है। ओके, चुनाव आयोग के बारे में हम बात करें तो यह एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था का मतलब होता है जिसका उल्लेख, जिसका वर्णन संविधान के किसी न किसी आर्टिकल में या संविधान में किया गया हो, जैसा कि चुनाव आयोग का आर्टिकल नंबर 324 में किया गया है। चुनाव आयोग जो है लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाओं और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव, पद के लिए चुनाव कराते हैं। ठीक है, और जो पंचायत के चुनाव होते हैं वो राज्य निर्वाचन आयोग कराता है उनको। निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी और प्रेजेंट में इसके 25वें अध्यक्ष हैं, किसके, चुनाव आयोग के 25वें अध्यक्ष हैं, यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं राजीव कुमार। ओके, ध्यान रखना। और निर्वाचन आयोग 3 सदस्य बॉडी होती है, इसमें 2 अन्य सदस्य भी हैं। चलिए दूसरा प्रश्न है, सीखो और कमाओ योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? सीखो और कमाओ योजना, आपके ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर पश्चिम बंगाल। देखिए इस प्रश्न का सही जवाब है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की है सीखो और कमाओ योजना। ठीक, देखिए यहाँ पर है इसकी डिटेल, जरा देख लेते हैं। मध्य प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत विभिन्न कंपनियों में ट्रेनिंग ले रहे युवाओं को 8 से 10 हजार रुपए प्रति माह मिलते हैं। अभी ट्रेनिंग पे है ये सब। ठीक है, और आप देखेंगे कि शिवराज सिंह चौहान यहाँ के सीएम हैं और राज्यपाल हैं मंगू भाई पटेल। ओके, चलिए तीसरा प्रश्न है, वर्ष 2023 में ब्रिक्स का कौन सा संस्करण दक्षिण अफ्रीका द्वारा आयोजित किया जाएगा? देखिए इस मंथ मतलब जो अगस्त है, अगस्त के लास्ट में ब्रिक्स देशों का जो 15वां संस्करण है उसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना 15वां संस्करण 2023 में ब्रिक्स देशों का होगा। दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर में ब्रिक्स का 15वां संस्करण किया जाएगा। आपको पता होगा ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल हैं? B4 ब्राजील, R4 रसिया, I4 इंडिया, C4 चाइना और S4 साउथ अफ्रीका। ओके, ये नाम लिखे हुए हैं इनके। ठीक है, 2006 में इसकी पहली बैठक होती है ब्रिक की होती है, लेकिन 2010 में साउथ अफ्रीका इसमें ऐड हुआ था, इसको भी ध्यान रखना। इन पांचों देशों ने अपना एक बैंक बनाया है जिसका नाम है ब्रिक बैंक बोलते हैं, और इसको न्यू डेवलपमेंट बैंक भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए, और ब्रिक्स का जो हेडक्वार्टर्स है वो शंघाई यानी चीन में है, इसको भी आप ध्यान रखना। चौथा प्रश्न है, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम्स नामक पुस्तक किस वैज्ञानिक ने लिखी है? अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम्स, स्टीफन हॉकिंस, एडवर्ड जेनर, जे.एल. बेयर्स या पास्चर। देखिए इस प्रश्न का सही जवाब है स्टीफन हॉकिंस। ये वही स्टीफन हॉकिंस हैं जो कुर्सी पर बैठे बैठे ही ब्रह्मांड का चक्कर लगा देते हैं, यानी कि इमेजिनिंग पावर जो है इनकी बहुत ज़्यादा है, सोचने की शक्ति इनकी बहुत ज़्यादा है। हालांकि ये मोटर न्यूरॉन जो है बीमारी है
उससे ग्रसित हैं। इनके शरीर का कोई भी पार्ट काम नहीं करता है, बट माइंड इतना एक्टिव है कि अब तो खैर इनकी डेथ हो चुकी है, माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव था इनका। जैसे ब्लैक होल जैसा कंसेप्ट इनके दिमाग की उपज थी। इनकी बहुत ही पॉपुलर बुक है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम्स फ्रॉम द बिग बैंग टू ब्लैक होल। इस पुस्तक की रचना इन्होंने ही की, यानी स्टीफन विलियम हॉकिंस के द्वारा। शारीरिक रूप से बिल्कुल अक्षम फिर भी इनको अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया, क्योंकि इनकी इमेजिनरी पावर बहुत ज़्यादा थी। दुनिया में ब्रह्मांड में क्या चल रहा है, क्या कैसे हो रहा है, इनको सब पता चल जाता है। इमेजिनिंग पावर बहुत ज़्यादा तगड़ी थी इनकी। ठीक है, चलिए। पांचवा प्रश्न है, मौलिक अधिकार क्या है? आपके ऑप्शन है, उसके आधार पर बताइए। मौलिक अधिकार क्या है? वाद योग्य है, अवाद योग्य है, लचीले हैं या कठोर हैं? देखिए, मौलिक अधिकार वाद योग्य है। वाद योग्य का क्या मतलब होता है? वाद योग्य का मतलब होता है अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है, ठीक है, आपके मौलिक अधिकारों से आपको कोई वंचित रखता है, तो आप उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जा सकते हो। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 3 में आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है और प्रेजेंट में 6 मूल अधिकार हैं। देखिए, जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय थे भारतीय संविधान में 7 मूल अधिकार थे। अभी प्रेजेंट में है 6 मूल अधिकार। 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो संपत्ति का अधिकार था आर्टिकल नंबर 31 में, उसको हटा दिया गया। अब वह एक विधिक अधिकार है, आर्टिकल नंबर 300 के सेक्शन क में। यानी संपत्ति का जो अधिकार था 31 के अंतर्गत, आर्टिकल नंबर 31 के अंतर्गत, अब उसे विधिक अधिकार बना दिया गया है। आर्टिकल नंबर 300 के सेक्शन क में उसको रखा गया है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। तो इस प्रकार हमारे संविधान में कितने आर्टिकल्स, कितने मौलिक अधिकार बचे हैं? 6 मौलिक अधिकार है। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है तो वो आर्टिकल नंबर 32 का यूज करके सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। यानी आर्टिकल नंबर 32 का यूज करके वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, और अगर उसे हाई कोर्ट में जाना है तो आर्टिकल नंबर 226 का यूज करना होगा उसको। ठीक है, यानी अपने मूल अधिकारों की बहाली के लिए वो हाई कोर्ट में जाना चाहता है तो आर्टिकल नंबर 226 के तहत, और सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहता है तो आर्टिकल नंबर 32 के तहत। और ऐसा नहीं है कि केवल वो हाई कोर्ट में जाएगा, पहले वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है अगर उसके मूल अधिकारों का हनन हुआ है तो। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं 6 मूल अधिकार कौन कौन से हैं। आर्टिकल नंबर 14 से 18 तक समानता का अधिकार दे रखा है। 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार। 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल नंबर 25 से 28 तक। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 और 30 में दे रखे हैं, जबकि संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल नंबर 32 में दिया गया है। आर्टिकल नंबर 32 ये वही आर्टिकल है जिसको डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की मूल आत्मा और हृदय कहा था। ठीक है, आर्टिकल नंबर 32। चलिए, 6वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आरडीएक्स का अन्य नाम है? आरडीएक्स का अन्य नाम, आपके ऑप्शंस हैं साइनोहाइड्रिन, डेक्स्ट्रॉन, साइक्लोहेक्सेन या फिर साइक्लोनाइट। देखिए, हमारे इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी साइक्लोनाइट जो है, आरडीएक्स भी कहते हैं इसको, या आरडीएक्स को साइक्लोनाइट भी कहते हैं। ठीक है, और चलिए आगे देखते हैं इसकी थोड़ी सी डिटेल। आरडीएक्स की एक फुल फॉर्म होती है जैसे रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव। ये एक अति विस्फोटक ठोस पदार्थ होता है जिसका प्रयोग सैनिक और औद्योगिक कार्यों में किया जाता है। आपने अक्सर देखा होगा मूवियों में पहाड़ तोड़ते हुए, पहाड़ को में जब विस्फोट किया जाता है तो वो आरडीएक्स का ही यूज करते हैं। और पिछले वर्ष न्यूज में रहा था ट्विंस टावर। ये भारत की सबसे ऊंची टावर वह थी जिसको गिराया गया था, नोएडा में स्थित थी ट्विंस टावर, और इसको गिराने में भी आरडीएक्स का यूज किया गया था। ठीक है, आरडीएक्स का रासायनिक नाम होता है साइक्लोट्राई मिथिलीन ट्राइनाइट्रोएमीन। ओके, काफी लंबा नाम है, आप याद रखना चाहते हो तो रख सकते हो। साइक्लोनाइट भी कहते हैं आरडीएक्स को, ये याद रखना बस। ओके, चलिए, 7वां प्रश्न है, आपको बताना है अमजद अली खान, अमजद अली खान का संबंध किससे है? कौन सा वाद्य यंत्र ये बजाते हैं? ये सरोद बजाते हैं या वीणा या वायलिन या फिर सितार वादक है? देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 है, ये है सरोद वादक। कौन? अमजद अली खान। ये देखिए यहाँ है अमजद अली खान, ये देख रहे हो आप इनको, और पद्मश्री इनको मिल चुका है, साथ में पद्म भूषण भी मिल चुका है इनको। ठीक है, ये सरोद वादक हैं, ये सरोद है। वीणा से संबंधित रखने वाले व्यक्तियों में जैसे जिया मोहिउद्दीन डागर, श्यामा सुंदरम और है दौरे स्वामी अयंगर का नाम प्रमुख है वीणा वादक में, जबकि पंडित रविशंकर, शाहिद परवेज खान और अनुष्का शंकर ये सितार से संबंधित हैं। ठीक है, इनको भी आप ध्यान रख सकते हैं। 8वां प्रश्न है, हजारा राम मंदिर किस राज्य में है? हजारा राम मंदिर, देखिए इसको हजार राम मंदिर भी के नाम से भी जाना जाता है, और ये मिलेगा आपको विजयनगर में।
विजयनगर की कैपिटल थी पहले हम्पी। हम्पी में आपको मिल जाएगा हजारा राम मंदिर या हजार राम मंदिर। ठीक है। कर्नाटक के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल पर्यटन स्थलों में से एक है। यह राजा कृष्णदेव राय को इस मंदिर का निर्माता कहा जाता है, यानी के डी राय ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। शाही परिधि के मध्य स्थित हजार राम मंदिर हम्पी के मुख्य आकर्षकों में से एक है। हालांकि नाम इसका हजार राम मंदिर है, बट ये भगवान विष्णु को समर्पित एक मंदिर है। ठीक है, चलिए, साथ में ये पर्यटन स्थल भी है। नौवां प्रश्न है, आपको बताना है 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है किसने रद्द किया था? आपके ऑप्शंस हैं लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड मिंटो। देखिए, हमारे इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। लॉर्ड रिपन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को कैंसिल किया था। ठीक है, बट लाया कौन था इसको? ये लाए थे लॉर्ड रिटन, सॉरी लॉर्ड लिटन। ओके, चलिए देखते हैं। अच्छा, वर्नाक्यूलर का मतलब क्या होता है? वर्नाक्यूलर का मतलब होता है जो देसी समाचार पत्र थे ना, उनके लिए लाया गया था ये, वर्ष 1878 में लिटन के द्वारा। ठीक, और लिटन का कार्यकाल था इनका 1876 से 1880 तक रहा लिटन। ठीक है, 76 से 80 तक, और 80 से 84 तक रहे फिर कौन? लॉर्ड रिपन, 80 से 84 तक। ओके, 1882 में लॉर्ड रिपन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया और भारतीय समाचार पत्रों को अंग्रेजी समाचार पत्रों के साथ समानता, उन्होंने स्वतंत्रता दी थी। ठीक, चलिए, 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है? अब आप देख लीजिए, इनमें से कोई एक फसल है जो या तो रबी की फसल है या फिर जायद फसल है। खरीफ की फसल इनमें से कौन सी नहीं है? ठीक है, देखिए, चावल भी खरीफ की फसल है, मक्का भी है, सोयाबीन ही है, बट गेहूं जो है रबी की फसल होती है। ठीक है, रबी की फसल कौन सी होती है? देखिए, गेहूं जो है रबी की फसल है। रबी की फसल वो होती हैं जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और अप्रैल मई में उनको काट लिया जाता है। इनको शीतकालीन फसलें भी कहते हैं, जैसे गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों, मसूर, अलसी, आलू, इस तरह की जो फसलें होती हैं जो ठंड के मौसम में बोई जाती हैं। ठीक है, उनको बोलते हैं रबी की फसलें। खरीफ की फसलें, ये इनका टाइम पीरियड होता है जून जुलाई से लेकर सितंबर अक्टूबर के मध्य। इन्हें वर्षा काल की फसलें भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे इसमें मक्का भी आ जाता है और धान भी आ जाते हैं। जायद फसलें वो होती हैं जो इन फसलों के, यानी खरीफ और रबी की फसलों के मध्य में बोई जाती हैं। इनका टाइम पीरियड बहुत कम होता है, जैसे तरबूज है, खरबूज है, खीरा, ककड़ी, इस तरह की जो फसलें होती हैं ये जायद फसलों के अंतर्गत आती हैं। चलिए, 11वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? आपको उत्तर प्रदेश के बारे में अच्छी से पता होना चाहिए, उसका ज्योग्राफी, उसकी हिस्ट्री, सब कुछ, आर्ट एंड कल्चर, सब कुछ पता होना चाहिए। देखिए, उत्तर प्रदेश की जो सीमा लगती है वो लगती है महाराजगंज की। ना तो गोरखपुर की सीमा लगती है नेपाल से, ना ही बलिया की और ना ही बस्ती की। ठीक है, महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट जो है उसकी सीमा लगती है नेपाल के साथ। अब चलिए, मैप के साथ हम स्टडी करेंगे अच्छे से। हम फिर कह रहे हैं आपसे, मैप की स्टडी करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप यहाँ से बहुत सारे प्रश्नों को कॉमन सेंस के आधार पर सॉल्व कर सकते हो। देखिए, सबसे उत्तर में जाएंगे आप, यहाँ सहारनपुर मिलेगा, सबसे उत्तरी जिला उत्तर प्रदेश का, और दक्षिण में ये है सोनभद्र, सबसे दक्षिणी जिला, और सबसे पूर्वी जिला बलिया है, और सबसे पश्चिमी जिला सहारनपुर के नीचे ये है शामली। ठीक है, सबसे पश्चिमी शामली हो गया। उत्तर प्रदेश की पूर्व से पश्चिम लंबाई 650 किलोमीटर है, ध्यान रखना इसको, 650 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण तक है 240 किलोमीटर, इसको भी ध्यान रखना। ठीक है, चलिए, अब आते हैं हम अपने प्रश्न पर। देखिए, नेपाल के साथ सीमा लगाने वाले जिलों की संख्या कितनी है? आप यहाँ देखोगे, एक तो पीलीभीत हो गया। ठीक है, ये हो गया पीलीभीत, ये हो गया लखीमपुर खीरी, और यहाँ पर है बहराइच, ये, एक सेकेंड, ये है बहराइच, और ये है श्रावस्ती, ये है बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। आप काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 जिले ऐसे हैं जो कि उत्तर प्रदेश के 7 जिले ऐसे हैं जो नेपाल के साथ सीमा लगाते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पर हमने उनका नाम लिख रखा है, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। इनको ध्यान रखना आप। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के साथ कौन कौन से राज्य सीमा लगाते हैं, ध्यान रखना इनको भी। आप देख सकते हो, सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर और बरेली, इनको भी आप ध्यान रख सकते हो। हरियाणा के साथ आप छोड़ देना, इसको कोई जरूरी नहीं है, बट राजस्थान के साथ ध्यान रखना, एक तो मथुरा और दूसरा है आगरा। केवल 2 डिस्ट्रिक्ट हैं जो राजस्थान के साथ सीमा लगाते हैं। मध्य प्रदेश को भी छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन, ज्योग्राफिकल इन्फॉर्मेशन उत्तर प्रदेश की आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, देखिए, क्वेश्चंस का जो लेवल है वो अच्छा खासा ही रहेगा, फॉर्म के हिसाब से। फॉर्म अच्छे खासे भी पढ़ेंगे और क्वेश्चन का लेवल अच्छा खासा बनाया जाएगा।
चलिए 12वां प्रश्न है, बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश में स्थित है कहाँ पर? बहू बेगम का मकबरा स्थित है उत्तर प्रदेश में अयोध्या में। एम आई राइट? चलिए अयोध्या में ही है बहू बेगम का मकबरा। चलिए इसके दर्शन कर लेते हैं, आखिर है कैसा ये। देखिए ये है आपका बहू बेगम का मकबरा, और इसका निर्माण कराया था अवध के तीसरे नवाब ने, जिसका नाम था शुजाउद्दौला। ठीक है, इसको पहले फैजाबाद बोला जाता था, फिर अयोध्या बोला गया। अभी अयोध्या इसको चेंज किया गया, अयोध्या बोला जाता है इसको अभी फिलहाल। चलिए इसको डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूं मैं। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ किसमें मिलता है? यानी आपको बताना है लोहे का जो जो है सबसे पहले उल्लेख कहाँ किया गया है। ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद या विनय पिटक में? विनय पिटक तो बौद्ध धर्म से संबंधित है और इसमें बौद्ध धर्म के नियम कायदे कानूनों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में देखो, हम वैदिक कल्चर जब पढ़ते हैं तो उसमें एक तो ऋग्वैदिक काल आता है और एक आता है उत्तर वैदिक काल। यानी एक वैदिक, ये हो गया वैदिक काल और ये हो गया उत्तर वैदिक काल। आपको पता होगा कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व का समय जो था वो वैदिक कल्चर, वैदिक काल माना गया, यानी ऋग्वैदिक काल माना गया। उसके बाद का जो समय था, वो जो डिवाइडेशन हुआ है ना, वो डिवाइडेशन हुआ है लोहे की खोज के आधार पर। यानी कि ऋग्वैदिक काल में लोहे की खोज नहीं हुई, लेकिन उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो चुकी थी, और इसीलिए उसको जो है यहाँ पर डिवाइडेशन कर दिया गया। यानी ऋग्वैदिक अपना एक अलग महत्व रखता है और उसके बाद के जितने भी वेद आए हैं वो अपना अलग महत्व रखते हैं। इनके बीच का जो डिवाइडेशन हुआ है वो लोह की खोज के आधार पर हुआ है। ठीक है, तो हमारे इस प्रश्न का सही जवाब यजुर्वेद है। यजुर्वेद में सबसे पहले जो है लोहे के खोज के साक्ष्य मिलते हैं, और लोहे को यजुर्वेद में श्याम अग्रस या कृष्ण अयम भी बोला गया है। ठीक है, इस नाम से लोहे का उल्लेख मिलता है यजुर्वेद में सर्वप्रथम, इसको ध्यान रखना। ठीक है, चलिए 14वां प्रश्न है, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन सी? भारत रत्न प्राप्त करने वाली, देखिए भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा हाईएस्ट, यानी सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न। आपके ऑप्शंस हैं मदर टेरेसा, इंदिरा गांधी, लता मंगेशकर या फिर सरोजनी नायडू। देखिए हमारे इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी पहली ऐसी महिला थी जिनको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? देखिए वर्ष 1971 में इंदिरा गांधी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, और यह भारत रत्न राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। मदर टेरेसा को वर्ष 1980 में, लता मंगेशकर जी को 2001 में, और सरोजनी नायडू एक स्वतंत्रता सेनानी थी, आधुनिक कवयित्री थी, इनको यह पुरस्कार नहीं मिला है। ठीक है, तो इस चीज को भी आप ध्यान रखना। तो पहली महिला जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, इंदिरा गांधी जी। चलिए 15वां प्रश्न है, मानव अधिकार दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? देखिए ये है अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस, और यहाँ है आपके ऑप्शंस जैसे 10 अक्टूबर, 9 दिसंबर, 10 दिसंबर या फिर 12 दिसंबर। देखिए हमारे इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 10 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे। ठीक है, देखिए वर्ष 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा मानव अधिकार घोषणा पत्र को आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई थी, और इसी उपलक्ष्य में 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। हमारे अन्य ऑप्शंस थे 9 दिसंबर, जैसे 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है जी, चलिए तो ये था हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 35, और अभी तक आपने जीएस फाइटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जीएस फाइटर्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर जरूर करना, और पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। पीडीएफ का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम को इजीली एक्सेस कर सकते हो और प्रत्येक टेस्ट की पीडीएफ वहां से निःशुल्क पा सकते हो। ओके, तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।